सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विवेक, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हम लोग चाहे तो 10-20 मिनट अपना टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी ने कुछ पढ़ा होगा, सोचा होगा तो बोल सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन में तो कुछ बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है स्पेशल। केवल अपना यस सर। एक्सप्रेशन, अपना व्यूज, अपनी आइडियाज बताने के लिए है कि जो हम जानते हैं उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन तो यही है। इसमें कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है। तो चल हम लोग शुरू करते हैं। कैसी पुष्पलता, तुम्हारे यहाँ यस सर। कैसा पढ़ाई चल रहा है अपना? इंदौर में हो आप? यस सर। ओके। मेरी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही है पढ़ाई, बट अभी बीएससी का थोड़ा फर्स्ट सेम का मेरा एग्जाम आने वाला है। तो मैं अभी पूरा कंसंट्रेट एग्जाम पे कर रही हूँ। साथ ही अभी गुड। कल नेशनल मैथमेटिक्स से डे निकला है, तो उसके ऊपर हमारे कॉलेज में कंपटीशन था मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। तो मैंने उसमें ओके। 5 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। तो मैं अभी उसको उस कंपटीशन का प्राइज वगैरह लेकर अभी घर आई हूँ और आकर ग्रेट। देखा है क्या। हाँ थैंक हाँ यू हाँ सर। हाँ। तो तो मैथमेटिक्स का क्या ये ओलंपियाड जैसा था क्या? सर इसमें 5 कंपटीशन थे। पहला पोस्टर मेकिंग मॉडल्स थे, सेकंड ऐसे कंपटीशन, थर्ड क्विज था और फोर्थ ड्राइंग एंड ओरिगेमी कंपटीशन था। तो मैंने सभी में पार्टिसिपेट किया था, बट तो, कुछ प्रतियोगिताओं में मेरा स्थान नहीं लग पाया और एक हाँ। प्रतियोगिता में मुझे सेकंड प्राइज मिला है होलकर साइंस ओके कॉलेज। ओके ओके। ये आज था ना? क्या सर? ये प्रोग्राम कब था? टुडे? नहीं सर, कल था। कल प्रोग्राम हो गया था। आज सब प्राइज वगैरह मिले हैं और कुछ थॉट्स वगैरह जो मैथमेटिशियन आए थे उज्जैन से और बाहर से कॉलेजेस से बुलाए थे, तो उनके थॉट्स हमने सुने और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। ग्रेट। तो एक्चुअली ये जो प्रोग्राम हुआ था, ये रामानुजन जी का बर्थडे था कल। यस सर, कल श्रीनिवास रामानुजन, डू श्रीनिवास यू? हाँ। रामानुजन। ही वॉज द हाँ ग्रेट उनका। मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया। यस सर। तो एंड इस दिन को हाँ, यस। आप थोड़ा हाँ इसी के उस बारे में बता दो कि कल क्या था, जिससे आइडिया हो जाएगा। बिकॉज इट इज ए हिस्टोरिकल डे फॉर इंडिया। हमारे ग्रेट यस सर। मैथमेटिशियन थे, उनके उपलक्ष्य में पूरे इंडिया में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। यस सर। तो बताओ क्या था और क्या हुआ है। सर कल श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन था। 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड नामक शहर में उनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता पहले इरोड रहते थे, उसके बाद कुंभकोणम आ गए। उनकी प्राइमरी शिक्षा इरोड में हुई थी, उसके बाद उन्हें टाउन स्कूल में शिफ्ट कर दिया था। फिर वहां पे वो काफी क्यूरियस थे, काफी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और उनकी आध्यात्म में काफी रुचि थी। वे गणित में यस। रुचि तब से लेने लगे जब आध्यात्म में उनकी रुचि पहले से थी और वो आध्यात्म के थ्रू ही गणित से जुड़े हैं। वो मानते थे कि यस। जो संख्या एक है उसमें अनंत ईश्वर का स्वरूप उनको दिखाई देता था। वो भगवान को गणित में देखते थे और गणित को भगवान में देखते थे, इससे उनमें उनकी रुचि आई है। और उसके बाद उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा दी, जिसमें उनके इंग्लिश और मैथमेटिक्स में काफी अच्छे मार्क्स आए, जिससे उन्हें सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली थी। उसके बाद उन्होंने कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम दी, बट मैथमेटिक्स के अलावा अदर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स न आने के कारण उनको वो जो छात्रवृत्ति उनसे वापस ले ली गई और उनको कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला। जब वो स्कूल में थे तो उस टाइम उन्होंने जीएस कार की एक बुक पढ़ी थी, सिनेप्सिस ऑफ मैथमेटिक्स, मुझे नाम जरा ध्यान नहीं है। वो बुक्स पढ़ी थी, उसमें वो काफी उच्च गणित की बुक थी और उससे उनको प्रेरणा मिली कि मुझे गणित में शोध करने चाहिए। उसकी सारी प्रमेयों को उन्होंने उनकी उपपत्ति दिए है और उनको सिद्ध किया है और उनके सारे सूत्रों को उन्होंने अच्छे से एनालिसिस किया था। तो वहीं से उनको गणित में शोध करने की प्रेरणा मिली। उसके बाद उनके प्रोफेसर हार्डी थे, जो कि ट्रिनिटी कॉलेज, सॉरी, ब्रिटेन आई थिंक, नहीं, लंदन में वो रहते थे। तो उन्होंने उनको उनकी जो शोध कार्य थे वो उनको भेजे। और उन्होंने पहले तो उस पर ध्यान नहीं दिया कि ये तो भारत के किसी व्यक्ति ने मुझे रात। भेजे हैं और ये तो या तो मूर्ख होगा तो इसने ऐसी खोज मुझे भेजी है। पर ऐसा नहीं है। यस। उन्होंने जब उसको ध्यान से देखा तो पता चला कि ये तो बहुत बड़े विद्वान है जिन्होंने ऐसी प्रमेय सिद्ध की है जिनको तो मैं आज तक जानता तक नहीं हूँ। और उसके बाद उन्होंने उनको वहाँ लंदन, इंग्लैंड, सॉरी, इंग्लैंड बुलाया और वहाँ पे उनके रहने वगैरह की व्यवस्था की और उनको काफी कुछ उस दौरान पढ़ाया।
और एक बार जब रामानुजन जी बीमार हो गए थे तो वो उनकी टैक्सी लेकर पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए। तो उस टैक्सी का नंबर था 1729। और जैसा कि हम यस। जानते हैं कि उसे रामानुजन संख्या के नाम से जानते हैं। तो वो बोले कि 1729 आपकी टैक्सी का नंबर है जिससे आप मुझे मुझसे मिलने आए हो। तो वो बोले नहीं नहीं, ये संख्या तो काफी अशुभ संख्या है, क्योंकि ये 7, 13 और 19 से विभाजित होती है। और यूरोप में ऐसा माना जाता है, ऐसा अंधविश्वास है कि जो 13 नंबर की संख्या है उससे लोग भयभीत होते हैं। वो 13 नंबर वाले रूम में जाने से बचेंगे, 13 नंबर वाली कुर्सी पर बैठने से बचेंगे। हर वो चीज जिसमें 13 नंबर उनको दिखाई देगा वो उसको अवॉइड करेंगे। तो यस। रामानुजन बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि 1729 तो काफी शुभ संख्या है। यह वह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 12 का घन प्लस 1 का घन बराबर 1729 होता है, ऐसे ही 10 का घन प्लस 9 का घन इज इक्वल 1729 होता है। ये उन्होंने हमको बताया था। उसके बाद उन्हें रॉयल सोसाइटी एंड फिलोसॉफिकल सोसाइटी का फेलो चुना गया। 1918 भी उन्होंने वहीं से बीए में मास्टर से किया वहां से। और उसके बाद वो काफी शोध करते गए। उन्होंने लगभग 5,000 के ऑलमोस्ट 5,000 प्रमेय उन्होंने सिद्ध करके हमें दी हैं। और यही पूरा उनका जो जीवन भर उन्होंने जो भी किया वो सब कोई भी इंसान अपने पूरे जैसे 100 साल 70 साल जीकर भी नहीं कर पाता, वो उन्होंने मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में किया ओके। है। और इसे उनके समर्पण को पूरा विश्व नमन करता है। और जो फॉरेन साइंटिस्ट फॉरेन मैथमेटिशियन हैं वो भी बोलते हैं कि जो कार्य रामानुजन ने किया है वो हमारे लिए अपूर्व है और काफी वैल्यूएबल है। और ऐसे ही वो बीमार हो गए उसके बाद, और फिर भी अपना शोध कार्य जारी रखा। और 26 अप्रैल 1920 को उनका 32 वर्ष की अल्पायु में निधन हो गया। और उसके बाद जब उनकी 125वीं जयंती पर भारत सरकार द्वारा 2012 में राष्ट्रीय गणित वर्ष मनाया गया था। और तभी से 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और आज तक मनाया जा रहा है। और साथ में इस दिन के उपलक्ष्य में हम रामानुजन के बारे में तो पढ़ते ही हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है हमें गणित के क्षेत्र में। साथ ही हम एंशियंट मैथमेटिक्स जो हमारे प्राचीन गणितज्ञ हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं। क्योंकि उनका योगदान भी कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि जो फॉरेनर जो मैथमेटिशियन है उनसे पहले ही हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने सारी खोज कर दी थी। जैसे आर्यभट्ट ने शून्य की खोज का उनका कहा जाता है, तो ये भी इंडिया में हुआ है। मतलब कई सारी ऐसी खोजें हैं जो वाकई इंडियन इंडियन मैथमेटिशियंस की हैं, बट उनका क्रेडिट किसी और को दिया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों की सोच होती है कि जब तक उन्हें कोई फॉरेनर प्रूव करके नहीं दिखाएगा तब तक उस बात को मानते नहीं हैं। पर ये सच बात है कि ये सारी खोजें भारतीयों द्वारा दी गई हैं। और उन्हीं का प्रमाण हमें मिला है, तो हमें उनके बारे में जानना चाहिए और उनसे रिलेटेड चीजों को पढ़ना चाहिए। और सभी को बताना चाहिए कि ये हमारे भारतीय जो गणितज्ञ हैं, भारतीय वैज्ञानिक है, उनका कितना बड़ा योगदान है हमारे भारत के विकास में। हर विषय के क्षेत्र में उन्होंने कितना योगदान दिया है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी। और मैंने इनके बारे में पढ़ा, इनके साथ एंशियंट मैथमेटिशियंस के बारे में भी काफी पढ़ा और फिर पोस्टर तैयार किया था। और उसी को एक्सप्रेस किया है। काफी आज गेस्ट आए थे, तो उनके सामने भी मैंने एक्सप्रेस किया, कल भी एक्सप्रेस किया था, तो उनको काफी अच्छा लगा सुनकर। शकुंतला देवी, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और आचार्य प्रशांत चंद्र महाल नोबिस के बारे में जो स्टेटिस्टिक्स के विद्वान थे उनके बारे में भी मैंने काफी पढ़ा। और काफी अच्छा लगा सभी को उनके बारे में सुनकर। और हमारे जो एचओडी थे, डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने भी काफी अच्छी बातें हमको बताई, एंशियंट मैथमेटिशियंस के बारे में भी बताई है। और उनकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मतलब वो ज्ञान जो हमें कोई नहीं बता सकता वो उन्होंने बताया था। आई थिंक वो एनईपी के लिए कोई बुक सेलेक्ट करते हैं, उसमें मैटर इंक्लूड करते हैं, तो उन्होंने उसके थ्रू हमको बताया कि जो एंशियंट मैथमेटिशियन है उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे हम पाइथागोरस को जानते हैं, उससे पहले ही बोधायन ने हमको पाइथागोरस ट्रिक जो थी ना वो दे दी थी। बट हम लोग उन्हें यस। याद नहीं रखते, हम पाइथागोरस को ही इसका क्रेडिट देते हैं। तो ये था इन सब के बारे में। बस अब मैं अपनी वाणी को बहुत विराम अच्छा दूंगी। बताएं, बहुत ही अच्छा स्पीच नहीं था सर इनका। बहुत अच्छा था। नहीं, आप थैंक यू पुष्पलता दीदी। देखो, हाँ गुंजा पुष्पलता, आप दोनों लोग देखो। देखो कि इतनी एज 1887 में उनका बर्न हुआ और 1920 यस में सर। उनका डेथ हुआ। 32 ईयर की हम्म। एज थी। और उसके अलावा वो उस समय हमारा देश गुलाम था, सुविधाएं नहीं थी, बहुत सारी चीजें नहीं थी। ऐसे यस सर। एडवांस कंडीशन में जब जब
ये माना जाता था कि इंडियंस को पढ़ने नहीं आता था। ब्रिटिशर्स एक्चुअली मानते थे कि इंडियंस का दिमाग कमजोर होता है, अगर कोई बढ़िया भी हो तभी उसको नहीं मानते थे। ऐसे कंडीशन यस में सर। उन्होंने इरोड नामक इतने बैकवर्ड जगह पे रहते हुए भी उन्होंने मैथमेटिक्स को भगवान से जोड़ के देखा, और उनके में हेरिटेज थी, क्वालिटी था, उन्होंने उसको दिया और दिखाया। इसीलिए यस सर। 22 को हम लोग भारत में गणित दिवस मनाते भी हैं, हर जगह होता है, सेलिब्रेट करते हैं। इसका यही मीनिंग है कि इंस्पायर करना, कि हर पर्सन के अंदर, हर ब्रेन में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं, हम चाहे तो कर सकते हैं। तो यस यस ये सर। कल आपने देखा इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको खुद नहीं मालूम, हमारे अपने अंदर, आपके अंदर, लोगों के अंदर क्वालिटी है, हम इसको बिलीव नहीं करते। जैसा सही पुष्पलता बोल रहे हो, हमको लगता है कि कोई बाहरी आदमी जब बताएगा यस यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, देन वी विल बिलीव दैट वी आर डूइंग। अगर हमारे घर में हमको कोई बोले कि आप बढ़िया हो तो हमें बिलीव नहीं होता है। ये एक बिलीव करने की यस। जरूरत है, और इस बिलीव के साथ हम लोगों को पढ़ना और आगे बढ़ना है। कर ही सकते हैं, इंडिया में हर चीज किया गया है। तो मैथमेटिक्स है, नहीं सर, यस साइंस है। सर। नहीं सर, हाँ हाँ, बोलो पुष्पलता गुंजा, आप भी कुछ बहुत बोलना चाहते अच्छा हैं, बोलो बताई आप। है। हैं? नहीं सर, हम बोल रहे हैं पुष्पलता बहुत अच्छा बताई है, मतलब बहुत अच्छा स्पीच दी है। थैंक यू दीदी। हाँ, स्पीच अच्छा लगा उनका, तो बहुत अच्छा बताई पुष्पलता, है। पुष्पलता क्या है कि कंटिन्यू में एफोर्ट कर रही है हर चीज में, और आप सब लोग कर रहे हो, बढ़िया है। इसको, इसके करने से इम्प्रूवमेंट होता है। और डे बाय डे, अभी अभी इतना बिजी होके स्कूल से, कॉलेज से आने के बाद भी, जैसे ही पुष्पलता को लगता है मैसेज देखा होगा कि कोई ज्वाइन नहीं किया है, पुष्पलता ने तुरंत ज्वाइन किया। ये भी एक क्यूरियोसिटी बेटर है, बढ़िया है। हाँ तो सर, चलिए। हाँ सर, ये गुड, अच्छे अच्छे स्टूडेंटों का यही लक्षण होता है कि मतलब पढ़ के आओ तभी भी ज्वाइनिंग कर लो। हाँ, हाँ, जब पुष्पलता टारगेट, तो बहुत मेहनती लड़की है। हाँ, टारगेट ही थैंक यू अपना दीदी। पढ़ टारगेट ही अपना पढ़ना है, और पढ़ के आगे बढ़ना है, तो हम लोग कर सकते हैं। पुष्पलता बहुत बहुत यस धन्यवाद, सर। थैंक यू। अब थैंक हम यू लोग सो अपने मच टॉपिक सर। पे भी आते हैं। आज का अपना यस सर। टॉपिक भी ऐसे ही है, जो आप करके आई हो उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आप देखो, ये भी टॉपिक जो है अपना, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये यस सर। क्या है? एक्चुअली अगर हम देखें तो इंडिया को हम लोग कहते हैं कि भारत एक गांव का देश है। भारत हमारा पूरा, यस सर। जितने इंडिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, इसमें रफली 7 लाख गांव है, 7 लाख विलेजेस। विलेजेस हमारे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, हर विलेज एक एक डिस्टेंस पे बना है, हर विलेज का एक अपना सिस्टम है। हर विलेज एक तरह से अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट है। उस गांव में सब तरह के लोग रहते हैं, उस गांव के आसपास खेती होती है, उस गांव के अन्न उत्पादन करते हैं, वहां पानी भी है, वहां सब कुछ है। मतलब हर गांव अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। तो ऐसे यस सर। गांव को मिला के, ये वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसा है कि हर 2 4 5 किलोमीटर में एक गांव दूसरे से कनेक्ट है, और सब गांव अपना काम अपने आप करते हैं। उनका अपना पोखरा है, वहां पे पानी है, उनके अपने गाय भैंस से दूध निकल जाता है, उनका अपना खेती होता है, उस गांव में लोहार है, उस गांव में हर तरह के लोग हैं। तो इसीलिए भारत यस को सर। गांव का देश कहा जाता है। और एग्रीकल्चर हमारा सिस्टम शुरू से रहा है, क्योंकि हमारे पूरे देश में आप लोग देखो ज्योग्राफी के हिसाब से, तो पूरे देश में नदियां चारों तरफ जाल की तरह बिछी हुई हैं, चारों तरफ नदियां हैं। तो इससे हमको पानी भी मिलता है, एग्रीकल्चरल लैंड हमारे पास है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे एग्रीकल्चरल लैंड है। तो हम खेती शुरू से करते आए हैं। भले ही हमको कहा जाए कि हम एग्रीकल्चर में डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन कृषि हमारा शुरू से ही सिस्टम रहा है। हर हर पर्सन कृषि करना जानता है, एग्रीकल्चर करना जानता है। तो यस ऑफ सर। टेक्नोलॉजी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इसका जो टॉपिक है, ये रियली सबके लिए यूजफुल है कि एग्रीकल्चर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और एग्रीकल्चर की हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इस पे हमको बोलना है। तो हम 2 3 लोग ही हैं, आपस में बोलेंगे, समझेंगे, तो थोड़ा एक्सपर्टीज होगा। और संजोग से कल अपना दिन था गणितज्ञ का, तो आज अपना दिन है चौधरी चरण सिंह का। आज चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है। चौधरी चरण सिंह यस हमारे सर। किसान नेता है, आज किसान दिवस मनाते हैं, है ना? यस सर। तो जी आप से, मैं किसी को बोलूंगा, क्योंकि पुष्पलता पहले बोल चुकी है। गुंजा, अगर आप बोलना चाहो तो जरा बोलो, हम लोग गुंजा की बातें सुनेंगे, ज्ञानवर्धन करेंगे, यस कुछ सर। यस बताओ सर। इस पे। हाँ, फिर सर फिर वो पुष्पलता भी बोलेगी। हाँ,
सर बोलिए। वीडियो मुझे ऑफ करना पड़ेगा, वीडियो आप ऑफ कर करना लीजिए, पड़ेगा। आप कर लीजिए, आप करके बोलिए। यस, कोई बात नहीं, नेट आप सही कर लो से। आप। सर जैसे का आज का टॉपिक है यूज ऑफ टेक्निकल इन एग्रीकल्चर, कृषि में प्रौद्योगिक का उपयोग। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ कहे जाने वाले किसान समाज को समर्पित है ये दिवस। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें यह बड़े पैमाने पर कृषि का कार्य भारत काफी हद तक कृषि क्षेत्र पर संतुलन है असंतुलन है। इसके अलावा भारत में कृषि केवल उत्पादन का साधन नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। इसके अलावा सरकार इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि पूरे देश में भोजन के लिए इसे मजदूरी दी गई है। कृषि हाल ही में कृषि एक विकास कल्याण मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखित उत्तर में प्रौद्योगिक के दृष्टिकोण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी दी है। वर्ष 2021 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इंडिया डिजिटल इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा ये परामर्श पत्र जारी किया गया, जो कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की बात करता है। आधुनिक तकनीक को अपनाना विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक स्थिति, भौतिक गई सफल सीमेंट आदि पर स्वीकृत है। कृषि का महत्व। कृषि में शकनाशी कृषि आधुनिक और उन्नत बीजों का उपयोग कृषि संबंध विभिन्न मानकों में किया जा सकता है। वर्ष से कृषि क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी सामने आई है। वर्तमान में ही कृषि क्षेत्र में फसल उगाने में असमर्थ है, जिससे क्षेत्र में पहले से फसल उगाने में अक्षम थे, लेकिन यह कृषि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव है। उदाहरण के लिए, जैसे इंजीनियरिंग ने एक उपकरण एवं जीव को दूसरे उपकरण या जीव इसके विपरीत परिवर्तन में समक्ष बनाया है। इस तरह इंजीनियरों को जैसे बीज कंटेंट और इंजीनियरों के प्रतिरोध को बढ़ाया जाता है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसान उपकरण और बेहतर उत्पादन के लिए प्रत्येक प्रक्रिया का विद्युतीकरण की स्थिति में है। प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि में कैसे हो सकता है? यह कृषि कमियों को बढ़ावा देता है। बीजेटी के क्षरण को रोकती है। फसल उत्पादन में रसायनों के प्रयोग को कम करता है। जल का कुशल उपयोग। आधुनिक कृषि पद्धतियों का प्रसार कम लागत में भुगतान मात्रा और उत्पादन के लिए किया जाता है। किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव लाती है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम। एग्रीस्टेक कृषि एक विकास कल्याण मंत्रालय हमने एग्रीस्टेक के निर्माण की योजना बनाई, जिसमें कृषि आधारित उष्माओं का संग्रह है। यह किसानों को कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला और टू एंड सर्विसेज में एक एकीकृत मंच का निर्माण करने की पेशकश करता है। डिजिटल कृषि मिशन। इसका पहला है डिजिटल कृषि मिशन, दूसरा है संशोधित किसान सेवा पर यूफसी, तीसरा है कृषि में राष्ट्रीय एवं अर्वेंट योजना NIPGA। अन्य डिजिटल चरण। किसान कॉल सेंटर किसी सुविधा ऐसे ऐप है कृषि बाजार, किसान स्वास्थ्य कार्ड, NHP पोर्टल आदि। प्रौद्योगिकी के उपयोग ने 21वीं शताब्दी को परिभाषित किया है कि जैसे दुनिया प्रयोगशाला कृतियों बड़े डेटा और अन्य नई तकनीकी की ओर बढ़ रही है। भारत के पास IT दिग्गज होने का लाभ उठा रही है और कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने का एक जबरदस्त अवसर है, जिसे हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की है। वैसे ही भारतीय खेती में IT क्रांति
अलग बड़ा कदम हो सकता है। भारत भारत में किसानों की क्षमता ने सुधार के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। कम से कम जब तक शिक्षित युवाओं को किसान स्थिति का अत्यंत ज्ञान नहीं हो जाता, छोटे और माध्यम किसानों को स्थान नहीं दिया जाता, तब तक ये सुधार नहीं आ सकता। भारत में कृषि क्षेत्र हर तरह से आत्मनिर्भर बनने की क्षमता रखता है और इससे बाहरी परियोजनाओं पर भी काम शुरू किया जा सकता है। धन्यवाद सर, इतना ही था। थैंक यू गुंजा, थैंक यू। आपने एग्रीकल्चर का बताया। देखो एग्रीकल्चर सही बात है, बहुत सारी चीजें हैं। और हरित क्रांति जब हुई थी, हरित क्रांति के पहले हमारे यहाँ अनाज की बहुत कमी होती थी। अगर आप लोग हरित क्रांति के पहले का समय पढ़ोगे तो उतने ही खेत में हमारा उत्पादन इतना कम होता था कि लोगों का पेट नहीं भरता था। कई बार हमको अमेरिका से, अन्य कंट्रीज से गेहूं मंगाना पड़ता था। गेहूं मंगा के तब अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था। लेकिन जब हरित क्रांति हुई तो सबको खाने को, सबको अनाज सबके घर में आसानी से हो गया उसी खेत में। और आज तो हम उससे बहुत आगे बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया है। अब देखो पानी, उतने ही पानी में हम सिंचाई भी कर लेते हैं, उतने ही खेत में हम दो दो फसलें उपजा लेते हैं। और अगर कभी कोई फसल उपजाते हैं उसमें कुछ बीमारियां हैं तो टेक्नोलॉजी से हम उसको ठीक भी कर लेते हैं। तो फिर काटना, रखना, ये सारी टेक्नोलॉजी के कारण हम धीरे धीरे बढ़े हैं और आगे बढ़े हुए, सक्षम हो गए हैं। अब एक तरह से हमारे पास खाने की कमी नहीं है, लेकिन अभी आगे बहुत जाना है। क्योंकि कृषि को अगर चाहे तो हम, अगर किसानों को आर्थिक डेवलपमेंट का उपाय बना दे कि कृषि के द्वारा कोई किसान इंडस्ट्री के रूप में इसको आगे बढ़ ले। अभी भी गांव में जो किसान खेती करते हैं उनके पास थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि फाइनेंशियल क्राइसिस रहती है, उनको खाने यस पीने सर। रहने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उनको अचानक थोड़ा कुछ काम करना हो तो आर्थिक रूप से उनको लगता है कि इस अपने काम में वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो लेकिन अगर इसमें हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, उनको ऐसी चीजें बताएं कि आप कृषि में क्या बोए और कैसे बोए और उसको मार्केटिंग कैसे करें। जैसे उसी खेत में आप बढ़िया बो के समय पे बढ़िया बेचे और आप आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए, तो किसान के लिए वो जो खेत है वो एक तरह से बिजनेस सेंटर हो जाएगा। तो इसका उपयोग चाहे सरकार बहुत प्रयास कर रही है। अभी गुंजा ने जैसे बताया कृषि बाजार है, आईटी क्रांति है, बहुत सारी चीजें, उसको यूज करने यस की सर। जरूरत है। अगर ये यूज किया जाए, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, साइंस है और बहुत सारी चीजें, इसको अगर यूज किया जाए और किसानों को, अब देखो क्या है, हम लोग ये मान बैठे हैं कि किसान जो काम करता है, जो खेती करता है, वो पढ़े लिखे लोगों का नहीं है। इसके कारण एक प्रॉब्लम हो गई है कि जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं वो खेती से दूर हो रहे हैं। ऐसा एक थोड़ा सा गलत है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम खेती नहीं कर सकते हैं। अगर एक पढ़ा लिखा युवा है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका पास नॉलेज बढ़िया है, तो उस खेती को और बढ़िया तरीके से वो कर सकते हैं। वो बढ़िया तरीके से उसको मार्केटाइज कर सकते हैं। इसमें उनको जुड़ने की जरूरत है। हमको गांव के खेत से भागना नहीं है, बल्कि गांव के खेत को अपने करियर का माध्यम बना सकते हैं चाहे तो अगर ये किया जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, तो सारे लोग इकोनॉमिक रूप से डेवलप होंगे। आखिर पूरे विश्व में आप लोग देखो, कुछ कंट्रीज ऐसा है जैसे डेनमार्क है, कई जगह पे पैकेज दूध पूरे वर्ल्ड में बेचा जाता है। आपके पास जो सामान है उसको आपने बनाया, उसको पैकेज किया, पैकेजिंग करके आपने मार्केट में बेच दिया जहां जिसकी जरूरत है। तो एग्रीकल्चर को, अब हम, पहले हमारे पास ये था कि एग्रीकल्चर हम खाने के लिए रखते थे। अब एग्रीकल्चर को हमें बनाना है कि ये एग्रीकल्चर हमारा डेवलपमेंट का रीजन है। इसके इसके भरोसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके भरोसे हम चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं और काम किया जा सकता है। तो इस पे हम बोलेंगे, अगर पुष्पलता कुछ बोलना चाहे कि कैसे इसको किया जा यस सर। सकता है। और इसको सम्मान की दृष्टि से देखना है। अगर एक खेती कोई करता है और वो अगर पैसा कमाता है, मैंने कई जगहों पे देखा है, खेती करके पैसा कमाता है, बढ़िया करता है, तो ये सम्मान की चीजें हैं। आप अब गांव में चाहो तो आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें लगा सकती हो, आप गांव में चाहो तो बिजली के सारी चीजें जो आपके पास है वो यूज कर सकती है। तो खेती करना और आगे बढ़ना। तो पुष्पलता, यस अगर सर। आप अगर कुछ बोलना चाहो तो प्लीज यू टेल अबाउट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन यस सर। एग्रीकल्चर प्लीज। यस सर। Role of technology in agriculture.
The role of technology in agriculture has been crucial and has revolutionized the industry in many ways. Improved crop yields. Technology has enabled farmers to increase their yields by using advanced tools and techniques such as precision agriculture, which involves Yes. the use of sensors, drones, and GPS to monitor crop growth and optimize inputs such as water, fertilizer, and pesticides. Second is enhancing crop quality. Techniques such as genetic engineering has made it possible to introduce certain strains into other genes of crops or animals. Such engineering boosts the resistance of the crops to pests, for example, Bt cotton and droughts. Sustainable farming practices. Technology can help farmers adopt sustainable farming practices, reduce their carbon footprint, and prevent soil degradation. For example, precision agriculture can reduce the amount of chemicals needed to grow crops, while crop rotation and cover cropping can improve soil health. Third is efficient use of resources. Technology can help farmers make the most of their resources by reducing waste and improving efficiency. For example, using sensors to monitor soil moisture and weather conditions can help farmers optimize irrigation and reduce water usage. Smart supply chain management. Technology can help farmers connect with buyers and streamline their supply chains, reducing waste and improving profitability. For example, ENAM is an online platform that connects farmers with buyers, helping to reduce the role of intermediaries and improve transparency in pricing. Improved quality and safety. Technology can help farmers improve the quality and safety of their products by using tools such as computer vision and deep learning to monitor and grade produce. Changes the socio-economic status of farmers. The use of technology can increase productivity, reduce costs, and improve efficiency in farming practices, leading to higher yields and profits for farmers. This is in turn can improve their economic status and standard of living. Additionally, technology can also provide farmers with access to information, resources, and markets. For example, mobile apps and online platforms can provide farmers with weather forecasts, market prices, and information on best farming practices. This can help them make informed decisions about their crops, thereby preventing crop damage and failure. Prevents rural exodus. Technology can also help to reduce the drudgery of farm work, making it more appealing to younger generations who may have otherwise sought employment in other sectors. This can help to retain young people in rural areas and prevent the rural exodus to urban areas. That's all about the topic. Thank you, sir. Yes. Thank you, Pusplata. You have brought all the detail about technology, BT cotton and other technology, health card. These all are beneficial for the agriculture. If we are using this, Yes, sir. then we can improve our technology. Then agriculture will improve, and simultaneously it will be like an industry. Like that, people will not go for search in any job in outside of rural area. They itself will Yes, create sir. business and market in their rural area. तो Yes, sir. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत यूज है। और आप लोग एक चीज और देखो, बेटर क्या है कि हमारे इंडिया में, जैसे अभी हमने मैथमेटिक्स में बोला, हमारे रामानुजन साहब थे, हमारे पास खुद ही नॉलेज है एग्रीकल्चर में। हमारा कंट्री हजारों साल से खेती करता है। हमारे गांव के जो Yes, sir. बुजुर्ग हैं, हमारे गांव के जो युवा है, हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, वो बिना किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गए, उनको ये मालूम है कि खेती कैसे बढ़िया करते हैं, पानी खेत में कैसे देते हैं, फसल को कैसे काटते हैं, अगर कोई कीड़ा लगे उसको कैसे बचाते हैं। उनके में इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है। उनको मालूम है कि कैसे गाय के गोबर को यूज करना है, कैसे भैंस को यूज करना है, कहाँ कैसे बांधना है, वो सब चीज उनको मालूम है। तो उसको Yes, sir. हमें
एक बेटर सिस्टमेटिक तरीके से उसको रिगार्ड देते हुए उसको मनी में कन्वर्ट करना है। प्रॉब्लम केवल उनके साथ एक हो जाती है कि उनको ये नहीं मालूम कि नेक्स्ट सीजन में क्या फसल हम बोए जिसका पैसा मिलेगा। तो सपोज दैट एक ही बार कोई ऐसी फसल सारे लोग बो देते हैं जिसका रेट कम हो जाता है, बाद में वो चीजें सस्ती बिकती हैं तो उनकी जो लागत होती है वो मिल नहीं पाती है। और बाद में 6 महीने बाद जैसे मान लो कभी टमाटर है, टोमेटो सारे लोगों ने टोमेटो लगाया है। अब टोमेटो मार्केट में पहले महंगा मिलेगा 70 रुपीज 60 रुपीज केजी, लेकिन ऑल ऑफ सडन जैसे ही किसान का फसल पक जाएगा, टमाटर आ जाएगा, वो हो जाएगा 10 से 20 रुपए किलो। तो उनको इसका नुकसान हो जाता है कि जो उनकी लागत लगाए रहते हैं वो नहीं मिलता है। ऐसे ही जब वो क्राइसिस के समय में उसको महंगा खरीदते हैं। तो केवल किसान को टेक्नोलॉजी से जोड़ और एजुकेशन से जोड़ के कि किस समय कैसे आपको सिस्टमेटिक उपजाना है और उसको कैसे बचा के मार्केट पहुंचाना है, ये अगर चैन उनको मालूम हो जाए तो मुझे लगता है कि हर किसान के हाथ में बहुत आसानी से इकोनॉमी भी उनके पास रहेगी और खाने का रहेगा। और पुष्पलता और गुंजा, एक चीज और है, आप दोनों तीनों लोग ये देखो कि लाइफ में हमें 3 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? पहला चीज है कि हमें खाना चाहिए, दूसरा चीज हमारा हेल्थ बढ़िया हो, और तीसरा चीज चाहिए हमारे लाइफ इंजॉयमेंट हो। अब आप देखो हेल्थ जो है, हेल्थ आज के समय में जब बीमारियां होती हैं तो लोग खाने पे ध्यान देते हैं। लोग बोलते हैं शुद्ध खाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें जंक फूड या ऐसी चीजें खाने से बीमारियां होती हैं। तो आज के समय में सारे डॉक्टर बोलते हैं कि आप शुद्ध खाना खाओ। अगर शुद्ध खाना मिलेगा, शुद्ध भोजन मिलेगा तो हेल्थ बढ़िया रहेगा। ये शुद्धता गांव में आसानी से है। अगर गांव को हम बढ़िया डेवलप करें, हमारे पास शुद्ध खाना रहे, दूध रहे, सब फसल बढ़िया रहे, थोड़ा सा पैसा रहे, तो हमारा हेल्थ बढ़िया रहेगा। और हेल्थ बढ़िया रहेगा और स्वास्थ्य, और अगर हमारे पास बढ़िया खाना है तो बीमारी पे पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो भी पैसा रहेगा वो बढ़िया है, हमारे पास आनंद भी रहेगा। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जो गांव के लोग अगर एजुकेटेड होके जुड़ के बढ़िया से काम करें तो बहुत आसानी से हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी का हमें यूज करना है। आप लोग अगर एक बार कहीं पढ़ोगे तो एक संत विनोबा ने लिखा है कि गांव जो होता है, गांव में लक्ष्मी जी की वर्षा होती है, लेकिन वो लक्ष्मी जी की वर्षा सारा शहरों की तरफ चली जाती है, क्योंकि गांव के लोग उसको रोक नहीं पाते हैं, उसका उपयोग शहर में हो जाता है। तो गांव के लोग यद्यपि पैसा उत्पादन करते हैं, लेकिन उसका सारा उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है और वो मुश्किल में रहते हैं। उनका यही कहना था कि गांव की लक्ष्मी को गांव में रोकने के उपाय हमको साइंटिफिक तरीके से करने की जरूरत है। हेल्थ बना रहे और टेक्नोलॉजी से सबका डेवलपमेंट हो, ये एक अपना इशू है। तो ऐसा अब अगर किसी को, और वो कितने मिनट बाकी है? लगता है 1 मिनट बाकी है। किसी को कुछ बोलना है? अब हम लोग नेक्स्ट वीक से ये करते रहेंगे। आप लोग अपना अपना टॉपिक, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई के साथ साथ एवरी संडे सैटरडे अगर हम लोग जुड़ते हैं, कल भी एक क्लास करेंगे, हेल्थ के ऊपर करेंगे, तो जुड़ने से कंटिन्यूटी बनी रहती है। और हम सारे लोग अगर पढ़ के थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सेल्फ भी बढ़ेंगे, दूसरे को मोटिवेट भी होंगे। अभी आप पुष्पलता बोलेगी तो गुंजा मोटिवेट होगी, गुंजा बोलेगी तो राजरेखा मोटिवेट होगी। मोटिवेशन एक दूसरे के थ्रू चलता रहेगा। इसका एक यही अपना प्रयास है। तो आप लोग इसको कंटिन्यू जुड़ते रहिए।